समानाम् आशाम् ऋतुविष्ट्वा वयम् संवत्सरस्य पयसा पिपल्मि इंद्राग्नि विश्वै देवास्ते अनुमन्यन्ताम् वृणीयमाना द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतचिके तत्रास्त्रीणि शतानि शङ्कवा षष्टिश्च खीला विचाचलाये। ओ आप सभी का आज की कक्षा में अभिनंदन है। हमने पिछली कक्षा में सौर मासों और चंद्र मासों की बात रखते हुए विषय को पूरा किया था। थोड़ा सा इस संदर्भ का एक दोहराव देते हुए और फिर एक गणितीय पक्ष की बात जो मैं पिछले 2 शिक्षण कार्यक्रमों में आपको देता आ रहा हूं, उसको आज फिर दिया जाएगा, क्योंकि उसको आपको पंचांग के विषय से की प्रारंभिकी से ठीक ठीक जोड़ने समझ जाने के लिए वो बहुत आवश्यक है। और उसमें आपको उस छोटी सी गणित में आपको स्वयं भी दक्षता आ जानी चाहिए। ऐसा मेरा आपके लिए एक खास निर्देश है, उसका आप अभ्यास करें। हमने सौर मास और चांद्र मासों की बात आपके सामने रखी थी, और सौर माने सूर्य से जुड़े हुए और चांद्र माने जो चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। सौर मासों का संबंध संक्रांति से है। संक्रांति द्वयांतरवर्ती काल है। सौर मास 2 संक्रांतियों के बीच की जो अवधि है ये सौर मास कहलाती है, और ये संवत्सर की मुख्य गणना है, मुख्य आधार है। क्योंकि इसी के आधार पर आप अयनों और संपातों पूर्वक ऋतुओं की पहचान करते हैं, जो कि पंचांग का एक मुख्य लक्ष्य है। सौर मास में दिन होते हैं, और वो दिन उदयाद उदयम दिवसः के अंतर्गत सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की कालावधि को देते हैं। दिन की बात हम कभी चांद्र मासों में भी करते हैं और सौर मासों में भी करते हैं, लेकिन सौर मास का दिन और चांद्र मास का दिन अलग अलग अर्थ रखता है। सौर मास के बारे में बता चुका हूं कि वो उसका दिन जो है उदय से उदय, सूर्योदय से सूर्यास्त का, और उसके 2 भाग, दिन और रात्रि। जब सूर्य दिख रहा हो दिन और न दिख रहा हो तो रात्रि। दर्शनम ही दिवस, अदर्शनम ही रात्रि। और चांद्र मास में एक तो चांद्र मास को समझना है कि कहां से कहां तक है, ये सब आपको अच्छे से समझा दिया गया है। आज तो एक बहुत संक्षिप्त एक दोहराव वाली बात है कि अमांताद अमांतम यावत चांद्रमास। 2 शब्द हमने आपको इस संदर्भ में बताए थे, एक अमांत और एक पूर्णिमादि, और एक पूर्णिमांत और कृष्णादि। तो मुख्य अमांत और पूर्णमादि
शुक्लादि, पूर्णमादि ने शुक्लादि और कृष्णादि। शुक्लादि माने शुक्ल पक्ष के आरंभ से, अमांत आदि माने अमावस्या के अंत के बाद। दोनों की बातें एक ही है, शब्द अलग अलग हैं और दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो अमावस्या जब समाप्त होती है, नया पक्ष शुरू होता है, तो वो वहां से शुरू होता है और अगली अमावस्या तक होता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा खास वाक्य लाया हूं, और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आचार्य कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है, ज्योतिष की आचार्य कक्षा। और इसमें लिखा है, अत्र उत्तरे भारतीय प्रसंगे अस्मिन्, पहले लिखा है, भवान जानाति एकस्मिन् मासे दो पक्षो भवतः, प्रथम शुक्ल पक्ष द्वितीयश्च कृष्ण पक्ष। साधारण संस्कृत है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अत्र यहाँ उत्तरे भारतीय प्रसंगे अस्मिन्, उत्तर भारत के प्रसंग में अगर बात करें तो भ्रमस्य स्थिति दृश्यते। ये पढ़ाया जा रहा है, ये पुस्तकों में दिया जा रहा है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भवान पंचांगेषु द्रक्ष्यति प्रथमम कृष्ण पक्ष तदनंतरम शुक्ल पक्ष। आप श्रीमान जानते हैं कि पंचांगों में कृष्ण पक्ष दिखाया और फिर शुक्ल पक्ष, किंतु देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना मेरे को आपको ये किताब से पढ़ के आपको सुनाने का उद्देश्य है। किंतु सिद्धांत दृष्टि से, किंतु सिद्धांत दृष्टिया एवं न भवितुर्महति, ऐसा संभव नहीं है। सिद्धांत दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है, पहले कृष्ण पक्ष हो और बाद में शुक्ल पक्ष हो, ऐसा संभव नहीं है। अब आप अपने लिए जैसा भी लगाएं उसका प्रयोजन, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था आपको कि जो वास्तविकता है वो शुक्लादि की है, शुक्ल पक्ष पहले और कृष्ण पक्ष बाद में, और इन दो पक्षों से मिलकर जो है वो चांद्रमास। अब चांद्र दिन की बात भी थोड़ी सी दोहरा ली जाए कि जब हम चांद्र दिन कहते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो द्वादशांशात्मिक दूरियां हैं और उनसे जो खंड बनते हैं उनको तिथि कहते हैं। तो जब हम चांद्र दिन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य चंद्रमा की तिथियों से होता है, और उनको आप जानते ही हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और पूर्णिमा। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और उसके बाद हम इसी तरह से गिनते हुए अमावस्या। तो अमावस्या पर्यंत इन तिथियों का विभाजन होता है। तो जब हम चांद्र दिवस बोलते हैं तो चांद्र तिथि से हमारा तात्पर्य है, और ये जो है सूर्योदय से नहीं जुड़ी हुई है। सूर्योदय सूर्यास्त से इनका कोई तात्पर्य नहीं है, ये आपको समझ लेना है। यानी चांद्र तिथि कभी भी समाप्त हो सकती है, वो तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी का जब भी वो 12 अंश की दूरी जहां पर भी खत्म हो जाए वहां पर वो शुरू हो जाएगी। तो इनका उदय, सूर्योदय और सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं है। ये पिछले पाठ का दोहराना हो गया। अब आइए आप आज के एक और, जो हमने कहा था कि हमने थोड़ा गणित पक्ष आपको जो देते आ रहे हैं पिछले 2 हफ्ते में, उसी को आज थोड़ा सा और। तो देखिए आप आज के पंचांग पर आ जाइए। आज का पंचांग हम आपसे नहीं पढ़वा रहे हैं क्योंकि उसमें समय का वो हो जाएगा, हम खुद ही पढ़ रहे हैं। आज पृष्ठ 83 पर आज का पंचांग है, और इसमें सहस मास सबसे ऊपर लिखा है, हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु का सहस मास मार्गशीर्ष मास चल रहा है, और इस मार्गशीर्ष में आज 26वां दिन है, 26 गते, रविवार है, 17 अक्टूबर 2024, और यहाँ पर द्वितीया दी है तिथि 21:18, यानी रात्रि के 9:08, 18 नहीं 8, और रोहिणी नक्षत्र है 28:17 तक। 28:17 का अर्थ हुआ कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने ये
पंचांग की विधि में लिखा हुआ है कि हमने इस पंचांग में समयों को जो है वो सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय के क्रम में क्रमशः जोड़ते हुए लिखा है। जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे लिखा है और अगले सूर्योदय से फिर नया समय शुरू हो जाता है। तो 28:49 का 28:17 का अर्थ हुआ 4:17 अंग्रेजी टाइम में बात करें तो ये अब जो है 17 नवंबर की बजाय 18 नवंबर की 4:17 AM वाली बात हुई। तो ये पंचांग का हमने पढ़ा। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात जिसका आपको अभ्यास करना है और आज इसके साथ भी आपका अभ्यास हो रहा है वो देखना है कि 26 गते में सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट क्या क्या। हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब हम सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, लग्न स्पष्ट, मंगल स्पष्ट, बुध स्पष्ट, ये स्पष्ट की भाषा जो बोलते हैं इसका अर्थ है कि उस ग्रह की क्रांति वृत्त में वास्तविक स्थिति क्या है। और इसी के लिए एक और शब्द भी बोला जाता है, वो बार बार आपके अभ्यास में आ जाए, आपके जीवा पे बैठ जाए, इसलिए वो बार बार जिक्र होता रहता है। उसका अर्थ भोगांश, अंग्रेजी में इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आज जो सूर्य का भोगांश है ये है 235 अंश 7 कला और 31 विकला। 235 अंश 7 कला और 31 विकला ये समय मापन की वो क्षेत्र मापन की, सर्किल को मापन की इकाइयां हैं कि 60 विकला की 1 कला, 60 कला की 1 अंश। तो 235 अंश 7 कला 31 विकला पर है आज सूर्य था। सुबह 5:30 की स्थिति है ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा 235 का अर्थ हुआ कि 30 से भाग 30 की राशियां हुई तो 7 राशियां निकल चुकी हैं। 30 को 7 से गुणा करा तो 210 बीत चुकी। अब 210 में 25 और, तो ये अर्थ हुआ 235 का। अब देखिए 210 में 25 अधिक, तो पहले तो आपको 210 को समझना है। 210 का अर्थ हुआ कि 7 राशियां बीत चुकी हैं और 8वीं राशि का महीना वृश्चिकार्क मास, और वृश्चिकार्क मास जो है वो आपका कितने में है, वो 25 अंश, 210 के बाद 25 अंश और निकल चुका। तो 25 अंश के बाद भी वो 25 अंश के बाद भी 7 कला और 31 विकला और निकल चुका है। तो कौन सी अंश में आ गया, 26 अंश में आ गया। और यही 26 अंश आज आप देखेंगे 17 नवंबर के आ गया, 26 गते दिया हुआ है। पिछली 2 बार भी हमने ये बात कही है, अब भी हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये गते क्रम है, हमारा जो डेटिंग सिस्टम है, ये सूर्य के संचरण से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल है, प्योरली खगोलिकी है। तो ये हुआ 26 गते का पार्ट। अब हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कि सूर्य है 235 पर और चंद्रमा है 70 अंश पे। तो 70 अंश अब आज बोर्ड पर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको, क्योंकि पहले से भी इन विषयों को आप सुने हुए हैं, 2 बार सुन लिए और आवश्यकता हुई तो मैं अगले कार्यक्रम में भी इस चीज को एक बार और दोहरा दूंगा, तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। और बाकी आप वीडियो को बार बार देखते रहें, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो से समझ लें। तो 200 तो चंद्रमा है 70 अंश 19 कला और 48 विकला। ये अंश पढ़ रहे हैं 83 नंबर 23 पर। तो हमने कहा कि चंद्रमा से, सूर्य से चंद्रमा जैसे जैसे जाता रहता है तो चंद्रमा और सूर्य का जो अंतर है ये तिथियों को बताता है। अब आपने देखा कि 70 अंश 19 कला और 48 विकला पे चंद्रमा है और 235 अंश 7 कला और 31 विकला पे सूर्य है। अब इसे कैसे माइनस करेंगे, कैसे घटाएंगे, इसका कैसे हिसाब लगाएंगे? तो आपको सबसे पहले चंद्रमा का भोगांश लिखना है, 70 अंश 19 कला 48 विकला, और तब उसके नीचे सूर्य का भोगांश लिखना है 235 7 और 31। अभी घटाएंगे जब तो 48 में 31 सीधे सीधे घट गया, 17 विकला आ गई, 19 में से 7 सीधे सीधे घट गया, 12 कला आ गई,
लेकिन 70 अंश में से 235 नहीं घटता। तो 70 अंश के लिए आपने फिर एक वृत्त लिया पूरा, उस वृत्त के 360 अंश हुए, उन 360 अंशों में आपके ये 70 अंश जुड़ गए तो 430 अंश हुए। इस 430 में से आपने 235 अंश घटाए तो आपके पास 195 अंश आ गए। अब इस आशय से आपने स्थिति को समझ लिया है कि चंद्रमा आज सुबेरे 5:30 पर सूर्य से 195 अंश 12 कला और 17 विकला की दूरी पर। तो अब 12 अंश की एक तिथि हुई, तो 12 अंश की तिथि, तो 12 से ये सारी संख्या को हम भाग देंगे। 195 अंश 12 कला और 17 विकला को 12 से भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 16 अंश 16 कला और 4 विकला, 1 विकला। अर्थ क्या हुआ कि 16 तिथियां पूरी निकल चुकी हैं। पहली बात तो आपको एक मैं भूल गया, 195 अंश से ही आपको एक और बात समझ में आती है। हमने कहा था 180 अंश तक का जो है ये शुक्ल पक्ष हुआ। तो देखिए सूर्य वृश्चिक में है तो मार्गशीर्ष महीना हुआ, और जो सूर्य का महीना होता है वो ही चंद्रमा का महीना होता है, क्योंकि चांद्रमास जो है अनुवर्ती मास है। चंद्रमास जो है वो अनुवर्ती मास है। किसका फॉलो करते हैं? सूर्य को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको सूर्य से अलग। किसी ने कुछ कहा, सूर्य से अलग नहीं हो सकते वो, और सूर्य से अलग न रखने के कारण ही मलमास की व्यवस्था रखी गई है। वही मलमास आज का विषय है, मुख्य विषय। तो आपने देखा कि 195 अंश है। तो इससे जो पहली बात आपकी समझ में आई वो आई कि ये मार्गशीर्ष का महीना है और ये कृष्ण पक्ष है। इससे पहले आपका मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष बीत गया। जब 180 अंश बीते तो मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष बीत गया, और अब ये जो आपका चल रहा है ये मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष हुआ, और 16 पूरी तिथियां निकल गई हैं, और 17वीं तिथि जो है तो इसका अर्थ हुआ कि ये द्वितीया जो है, द्वितीया ये चल 16वीं तिथि, यानी कि प्रतिपदा बीत चुकी। 15 के बाद पूर्णमासी के बाद 15 माने पूर्णमासी, 30 माने अमावस्या। पूर्णमासी बीत जाने के बाद अगली तिथि का एक अंश 16 कला और 1 विकला चल रहा है, अर्थात आज प्रातः आप द्वितीया तिथि में थे। तो ये सिद्ध हो गया। अब वो द्वितीया तिथि कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, ये गणना विषय में आज नहीं दे रहा हूं। हमने पिछली बार आपको दिया है। वो चंद्रमा की गति से शेष भोगांशों को 12 में से घटा करके जो शेष भोगांश आते हैं उनको उस गति से चंद्रमा कितनी देर में दूरी पार कर लेगा, और तब उसको जो है गत तिथि के भुक्त काल में जोड़ देते हैं, वो तिथि का माना जाएगा। ये जो पंचांग में आज द्वितीया को 21/8 लिखा है, ये वही मान। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी पंचांग की। और इसी तरह से जो है फिर लग्नों की बात है। लग्न जो है अब जैसे इस समय थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक अभ्यास बन जाना चाहिए। अभी देखें आप, आज इस समय हमारे पास घड़ी में टाइम हो रहा है 7:49 हो रहे हैं। अब आप इसी लाइन में आगे देखें 19:49, तो 17:38 पर देखिए मिथुन लग्न शुरू हुआ है, और 19:38 पे कर्क लग्न शुरू हुआ है। तो इस समय हम 19:49 पर बात कर रहे हैं, और 19:38 पर जो है वो कर्क लग्न शुरू हुआ। तो इसका अर्थ हुआ कि हम और आप इस समय जो शिक्षण पाठ में चल रहे हैं वो कर्क लग्न में चल रहे हैं। अगर इस समय की कुंडली बनाई जाए और ग्रहों का विस्थापन किया जाए कि आसमान में ग्रह कहाँ कहाँ किस किस राशि में है, उसके अनुसार अगर हमको दर्शाना हुआ तो हम जो है कुंडली में कर्क लग्न दिखाएंगे। इस समय जो है कर्क लग्न चल रहा है। ये आपके एक देखने की विधि का
भी एक और अभ्यास हुआ, एक और अभ्यास अगले उसमें करेंगे, उसके बाद ये विषय छूट जाएगा, आगे सीधे फिर अगली गणितों में आ जाएंगे। तो ये हुआ आज का एक गणितीय पक्ष का विषय, और मासों का जो दोहरावन था वो हो गया। अब आज हम आते हैं मल मास पर। मैंने बताया था कि सौर मास और चांद्र मास को समझाने के बाद हमने आपसे कहा था कि हम अब अगला विषय जो है वो अधिमास और 6 मास का है। अधिमास जो है वो अधिक मास, एक्स्ट्रा मास, मल मास। मल क्या अधिक है? ये शरीर है ना, अभी शरीर पे हमने खुरचा तो थोड़ा सा मल निकल गया, वो शरीर के साथ है पर शरीर के अतिरिक्त है। ऐसे ही जो मास व्यवस्था है, उस मास व्यवस्था के साथ जो अलग से एक मास निकल आता है, एक महीना निकल आता है, उसको जो है मल मास कहते हैं। और ये जो है ऋग्वेद के पहले मंडल के 25वें सूक्त के 8वें मंत्र में ये बात कही गई है। इसकी पहली बात ऋग्वेद में आई है, और भी जगह है। ऋग्वेद कहता है वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावत वेदाय उपजायते। गुणी ज्ञानी जन जानते हैं कि जो 12 महीनों में एक अतिरिक्त महीना उपजता है, उसको गुणी ज्ञानी जन जानते हैं, वो 13वां महीना अतिरिक्त महीना होता है। ये उसमें दिया है। और सूर्य सिद्धांत में एक पहले मंडल, पहले अध्याय में, जिसको जहां 35वें श्लोक में एक ये मलमाशों की बात को कहा गया है। सूर्य सिद्धांत 1:35, तो उसमें कहा गया है भवन्ति सशिलो मासा। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द, पहली बात क्या आ गया? सशिनो, अर्थात चंद्रमा का, अर्थात मलमास चांद्रमास होते हैं, मलमास सौर मास नहीं होते। भवन्ति सशिनो मासा, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के महीने होते हैं। भवन्ति सशिनो मासा, और क्या? सूर्येन्दु भगणांतरम, सूर्येन्दु, सूर्य प्लस इंदु, गुण संधि से इंदु, सूर्य और चंद्रमा। और आपको, मैं समझता हूं अधिकांश लोगों को याद होगा, हमने एक भगण शब्द आपको बहुत पहले समझाया हुआ है। भगण, भगण माने एक आकृति, एक चक्कर। तो सूर्य के कितने चक्कर हुए, चंद्रमा के कितने चक्र हुए, एक कौन से युग में, कौन से काल में? एक महायुग में। महायुग माने जो चारों युगों का समुच्चय होता है, योग होता है। चारों युग माने कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। तो इनका जो समुच्चय, एक जोड़ होता है, उसको महायुग कहते हैं, एक चतुर्युग कहते हैं। और उसमें जो है, जैसे कलयुग की अवधि, द्वापर की अवधि, ये मैंने पहले की हुई है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं ला रहा हूं। त्रेता की अवधि और सतयुग की अवधि। इनका योग वो एक महायुग हुआ। तो उस महायुग में जो सूर्य और चंद्रमा के भगणों का अंतर होता है, भवन्ति सशिलो मासाः सूर्येन्दु भगणांतरम रवि मासे नितास्ते तु, रवि के महीनों का अंतर करके अब जो निकलेगा उसको हम वहां पर 6 मासों से, अधिमासों से जानते हैं। तो आप
अच्छा, तो ये है कि रवि मासो नितास हेतु शेषासुर अधिमास का, शेषा शेष जो बचते हैं, शिव होते हैं, अधिमास का वो अधिमास होते हैं। रवि मासों और भगणों का अंतर अब आपको यहां से समझना है कि जो सौर महीना है, तब हम आएंगे भगणों पर, क्योंकि थोड़ी सी गणित भी इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है, और हो सकता है तब तक विभू आ जाएंगे। तो थोड़ा ये पक्ष में चाहता हूं कि ये आपको स्क्रीन पे दिखे, तो इसकी जो गणितीय आयाम है वो आपको दिखे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो जो है अमावस्यांत, जो है सौर और चंद्रमासों में जो अमावस्यांत है, ये इसको दर्शांत भी बोलते हैं। और इस समय में, किस समय में, अमावस्या के अंत में, जो सूर्य और चंद्रमा के जो भूगांश है, ये अपनी अपनी कक्षा में समान अंशों में होते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में माने समान होते हैं। किसमें? अमावस्या वैसे भी आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक जगह आ जाते हैं, तो तभी तो अमावस्या होती है, सूर्य और चंद्रमा की दूरी खत्म हो जाती है। तो उसे दर्शांत भी बोलते हैं, ये दर्शांत भी एक शब्द है, इसमें ध्यान रखिए आप, उसको अमावस्या को दर्शांत भी बोलते हैं। और वो जो दर्श को सूर्य, इनका एक तीसरा भी शब्द है इसके लिए, दर्श को यानी अमावस्या को, इसको सूर्येंदु संगम भी बोलते हैं। अमावस्या, दर्श और सूर्येंदु संगम, सूर्य और इंदु का, सूर्य और चंद्रमा का एक जगह आना, सूर्येंदु संगम, ये भी इनका नाम है। तो अधिमास, अधिक मास और मलमास, अधिक मास, एक्स्ट्रा मास, अधिमास, उसी को अधिमास एक्स्ट्रा मास ही हुआ। मलमास एक जो एक्स्ट्रा, तीनों का अर्थ यही हुआ। ये जो मलमास है, ये सूर्य और चंद्रमा के किन कारणों से आता है? अब मोटी बात तो हमने बता दी, भगणांतरम, लेकिन उसे और समझना है। होता क्या है कि जो सौर मास है, उसकी अपनी एक अवधि होती है, एक लेंथ होती है। सौर मास कब पूरा हो जाता है? तो सौर मास जो है वो 30 घटी 26 पल 30 दिन 26 घटी 17 पल और 37 विपल का होता है सौर मास। कितना बताया? 30 दिन और 26 घटी 17 पल और 37 विपल। अभी देखिए, ये जो है ना, ये एक मध्यम मान लिया हुआ है। कोई इससे थोड़ा अधिक भी हो जाएगा, कोई इससे कम भी हो जाएगा, लेकिन एक जो सामान्य है वो ये मान लिया है सिद्धांत ग्रंथों में। सिद्धांतकारों ने सौर मास की जो अवधि बताई है, ये 30 दिन और 26 घटी 17 पल और 37 विपल की बताई। अब जो चंद्रमा की अवधि है, चंद्रमास की, चंद्रमास अपना कितना समय ले रहा है? तो चंद्रमास जो है वो लेता है 29 दिन 31 घटी 50 पल और 6 विपल। 29 दिन पूरे, 31 घटी, 60 घटी का एक दिन होता है, तो 30वां दिन भी आधे से अधिक आ गया उसमें, और 31 घटी 50 पल और 6 विपल, ये चांद्रमास की अवधि होती है। अच्छा, अब देखिए कि वो जैसे वो घड़ी की सुइयां होती है ना, घंटे की सुई की चाल अलग है, मिनट की सुई की चाल अलग है, लेकिन उन दोनों का एक चक्र में एक जगह ऐसा आता है कि वो दोनों एक जगह हो जाते हैं, जैसे अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा।
तो ये जो है उनको एक वर्ष में कितनी बार सामने आएंगे, इसके अनुसार हम मल मास की अवधि का आकलन करते हैं कि एक दिन, एक महीने में वो जो है आपका ये एक महीने में लगभग 54 घटी, यानी पूरा दिन नहीं, पूरे दिन से थोड़ा कम। पूरा दिन होता तो 60 घटी होता, पूरा दिन से थोड़ा कम। 54 घटी, 27 पल और 31 विपल, ये इतना समय जो है चंद्रमास का कम होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो चंद्रमास है और उसमें जो है इतना अंतर हो जाता है सूर्य में और सूर्य मास में और चंद्रमास में, ये एक महीने में अंतर हो गया 54 घटी, और 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कितना अंतर होगा। तो ये पाया गया, ये गणित का हिस्सा। और देखिए बहुत बड़ी बात है, जब आगे वाली गणित को आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा भी लगेगा, आश्चर्य होगा आपको कि हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने देखिए कैसे आकलन कर दिया कि कितनी बार एक चतुर्युग में, एक महायुग में सूर्य कितने चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा कितने चक्कर लगा, बहुत बड़ी व्यापक, बहुत बड़ा व्यापक अध्ययन, बड़ा व्यापक अध्ययन है। और मैं पहले एक पाठ में आपको ये बता चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये जो मलमास है ये हमारे ऋग्वेद में दिया है। संसार के पुस्तकालय की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद सभी मानते हैं, वो बात कम है, कोई कितने वर्ष मानता है, कोई कितने वर्ष, सब मानते हैं। और उस पुस्तक में हमारे लिए लिखा हुआ है, हमारे ऋषियों ने, कितनी बड़ी विशद जानकारी। क्योंकि अब जो मैंने पिछली बार भी कहा वो वाक्य ये है, क्योंकि ये जो मलमास गणना है ये तब तक कोई सोच भी नहीं सकता जब तक कि उसे चंद्र और सूर्य की स्थिति परिस्थितियों की पूरी जानकारी ना हो जाए। कल्पना में भी नहीं आ सकती है ये बात किसी के। हम और आप जिस स्तर पर हैं, अगर हमको ये शास्त्रों ने नहीं दिया होता तो आज की स्थिति में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मलमास भी कुछ हो सकता है या मलमास का भी कोई मीनिंग है, नहीं सोच सकते थे हम तो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमको ये सब करा करके दिया हुआ है शास्त्र। तो एक साल में कितने दिन का अंतर आया? नॉर्मली एक दिन में आपने देखा कि 54 घटी का अंतर आ रहा है, पूरा दिन नहीं। और 12 महीने में, इसीलिए 12 महीने में लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता। 12 महीनों में, एक वर्ष में लगभग 11 दिन का है, मोटी तौर पर, अभी और गणित करेंगे तो 11 दिन का अंतर आ गया एक साल में। 2 साल में जो है 22 दिन का अंतर आ गया। अब तीसरे साल में 33 दिन का अंतर होगा। अब 33 दिन के अंतर को चंद्रमासों को ऋतुओं और सूर्य से जोड़े हुए रखने के लिए, और यही वजह है कि हमारा जो दीपावली है अगर वो शरद ऋतु में आनी है तो वो हमेशा शरद ऋतु में ही आएगी, शरद ऋतु से बाहर नहीं जा सकती। वो बात एक अलग है कि गलत पंचांगों के कारण आप शरद ऋतु से बाहर 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को हेमंत ऋतु में मना रहे हैं, वो एक अलग बात। लेकिन शास्त्रकारों की जो व्यवस्था है उसके अनुसार कभी भी वो ऋतु भंग नहीं हो सकता। और ये सभी त्योहारों के साथ, सारे त्योहार अपने ऋतु क्रम में आएंगे, ये नहीं कोई कभी कहीं आ रहा है, कोई कभी कहीं आ रहा है, कोई बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो चांद्रमास उस ऋतु व्यवस्था से जुड़े रहे और उसी में कहा विदत जायते पुनः पुनः, उस उन्हीं ऋतुओं का पालन करते हुए फिर पैदा होता है चंद्रमा। तो उनका पालन बना रहे 32 महीने, 32 महीने और 8 दिन, कुछ घटी कुछ पल में जो है अगला महीना मलमास का आता है। और उसकी गणित का एक बड़ा सीधा तरीका दिया है, वो बताया भी जा चुका है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में उसके लिए एक बढ़िया सूत्र दिया है, असंक्रांति मासो मलमास। वो देखा गया है कि वो जो 33वां महीना आता है उस 33वें महीने में संक्रांति नहीं होती, और संक्रांति
सूर्य की होती है। अब उस महीने में सूर्य नहीं हो रहा है और सूर्य आत्मा है, तो वो जो वो महीना है जिसमें सूर्य नहीं है, वो आत्मा नहीं है, तो वो मल हो गया, वो मल हो गया। देखा कितनी अच्छी व्याख्या दी है। असंक्रांति मासो मल मास का, वहां संक्रांति नहीं हुई थी इसलिए वो मलमास हो गया, वो मृत मास हो गया, वो अतिरिक्त मास हो गया, फालतू हो गया। अब आप देखें कि 30 घटी, 30 दिन, 26 घटी, 17 पल और 37 विपल, ये और ये सौर मास की अवधि, लेंथ इन डेज, दिनों में उसकी लंबाई, और 29 दिन, 31 घटी, 50 पल और 6 विपल, ये हो गई आपकी चांद्र महीने की लेंथ। इन दोनों का अंतर किया तो 54 घटी, 27 पल और 31 विपल का अंतर एक महीने में बना। 54 पूरा दिन नहीं है, इसीलिए देखिए जब आपने इसको 12 से गुणा तो 11 दिन आए, इसीलिए आए। अगर मान लीजिए 60 घटी होती तो तब 12 दिन अंतर आता, 12 दिन अंतर नहीं आया। और ये अंतर आपका जो है पूरे 32.3 महीने में ये पूरा एक चंद्र महीना निकल आता है। तो जो 33वां महीना है आपका, ये हमेशा आपका मलमास होता है। और असंक्रांति मासो तो मैंने बता ही दिया आपको, एक शब्द और दिया है इसको कि सूर्य संक्रांतेर अभावात, कहता है कि मलमास कैसे पैदा होगा, तो वहां दे रहा है सूर्य संक्रांतेर अभावात, तेर विसर्ग का अभाव से रा बना है, सूर्य संक्रांतेर अभावात अधिमासत्वम, जो अधिमासत्व बनता है ये सूर्य की संक्रांति के अभाव के कारण ही बनता है। इस प्रकार से ये मलमास आपका हुआ, पूरा हुआ इसका मलमास वो है। अभी थोड़ी सी जो गणितीय बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है अभी नहीं पहुंचे हैं विभू अपने स्थान पे, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए चंद्रमा के महायुगीय भगण, भगण शब्द आवृत्तियां, ये होते हैं लगभग 5,57,53,336 ये चंद्रमा के भगण होते हैं। चंद्रमा इतने चक्कर लगा लेता है एक महायुग में, 5,77,53,336। और जो सूर्य के भगण होते हैं ये आप सब जानते ही हैं, ये पिछली बार भी स्पष्ट किया हुआ है पिछले एक पाठ में, जो है 43 लाख और 20,000, ये सूर्य की आवृत्तियां हो गई। तो इनका नियम है कि सूर्येंदु भगणांतरम, सूर्य और चंद्रमा के भगणों का अंतर। तो अब हम वो नहीं रुकते हैं, आप इस विषय को ले लेते हैं। इसको जब आप घटाएंगे तो ये है 15,93,336 जो है वो आता है। पर ये उत्तर कैसे आता है कि चंद्रमा के जो महायुगीय भगण है उनमें से सूर्य के महायुगीय भगण घटाए जाते हैं, और तब जो सूर्य के महीने, अब महीने कैसे निकलेंगे, एक युग में 4,32,000 वर्ष, 43,20,000 में कितने गुणा गया 12, तो वो 12 से गुणा करके और सूर्य के चंद्रमा के कुल भगणों में से, और वो इसके सूर्य के भगणों, सूर्य के मासों को घटाएंगे तो वो आता है कि 51 लाख, 22, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 18 लाख और 40,000। इन दोनों का जब अंतर किया तो 15,93,336, यानी एक महायुग में 15,93,336 मलमास होते हैं। ये उसी विधि से आया, एक एक दिन का अंतर करके, और उस अंतर को जब गणितकारों ने देखा तो वो
सिद्धांत दया इतने, तो एक महायुग में इतने मलमास पूरे होने चाहिए और वो होते हैं, वो उसका गणित है। और गणित का विधान आपको बता दिया गया है कि एक वर्ष में इतना, एक सौर वर्ष में इतना, तो कितने वर्षों में फिर वो पूरा एक चांद्रमास बनाता है। लेकिन इस जानकारी के लिए कि हमारे शास्त्रकारों ने महायुगीय क्रम से मलमासों की गिनती दी हुई है और उनका विधान दिया हुआ है कि चांद्रमा के भगणों में से, कुल भगणों में से सूर्य के भगणों को घटाया और उस जो भगण का अंतर आएगा उसमें एक महायुग में जो चंद्र सूर्य के मास बने हैं उन मासों को घटाया तो कुल जो है वो अवधि आ गई। और इस अवधि में आप वर्षों का भाग दे देंगे तो ठीक वही चीज आ जाएगी कि एक वर्ष में मलमास महीना कितना अंतर दे रहा है वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सौर मास और वो मल मास। और मल मास की मुख्य बात ये है कि वो शशिनो मासा होता है, चंद्रमा का होता है, सूर्य का नहीं होता है। और दूसरी प्रमुख बात ये है कि उसको सौर मास से जोड़ के रखना आवश्यक होता है ताकि चंद्रमा जो है वो ऋतुओं के साथ साध्य बनी रहें। और तब जो त्योहार हमारे होते हैं ये एक निश्चित क्रम में ऋतुओं के अंतर्गत ही बने रहें, ऋतुओं से बाहर कभी न जाएं, ये आपको ये व्यवस्था है। तो अब जो दूसरा महीना होता है, एक होता है मल मास और दूसरा होता है 6 मास। गणित का हिसाब देखिए ऐसा है कि बहुत लंबे काल में, और वो काल है 19 वर्ष में या 141 वर्ष में, एक ऐसी अवधि आती है जबकि वो जो मलमास व्यवस्था है उसमें भी एक घटनाक्रम आ जाता है। और देखिए कितनी बड़ी सोच और कैसे सब गणित लगाई गई होगी, कैसे ये देखा गया होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कोई 141 सालों तक थोड़ी रहा होगा देखने के लिए कि ये सब गणित का है और ये सब बुद्धि का है। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा वाली बात है कि उन्होंने ये हिसाब लगाया कि या तो 19वें वर्ष में और या 141वें वर्ष में एक विशेष स्थिति बन रही है। और वो ये स्थिति बन रही है कि जैसे पहले मैंने कहा आपको क्या कि असंक्रांति मासो मल मास, जिसमें संक्रांति नहीं हो वो मल मास। लेकिन यहाँ इसकी उल्टी स्थिति बन रही है। यहाँ क्या बन रही है, द्विसंक्रांति मासो 6 मास, 2 सूर्य आ गए, 2 संक्रांति आ गई एक ही महीने में। अब 2 संक्रांति आ गई तो अब महीने कैसे गिनोगे, क्योंकि महीने को गिनने का जो तरीका है वो ये है कि राशि के अनुसार, वृद्धि के अनुसार सूर्य महीना होता है और जिस महीने में सूर्य की संक्रांति होती है उस संक्रांति के बाद जो चंद्र महीना आता है वो चांद्रमास उसी महीने के नाम का होता है जो महीना सौर मास का है। तो अब एक संक्रांति के नाम, एक संक्रांति आती तो चंद्रमास का नाम रखते, लेकिन अब आ गई 2 संक्रांति, अब क्या रखे भाई, कैसे रखे नामों को, अव्यवस्था हो गई। तो उसके लिए एक सिद्धांत बनाया गया और उसको कहते हैं 6 मास, द्विसंक्रांति मासो 6 मास। जहां 2 संक्रांतियां आ जाएंगी वहां क्या करेंगे कि एक मास को 6 लगा देते हैं और एक मास को अधिमास करके फिर 6 कर देते हैं, जोड़ा और फिर घटा दिया। ये क्रम अतिरिक्त बनता है और ये बनता है 141वें वर्ष में या 19वें वर्ष में। और ऐसी स्थिति जो है वो केवल 3 ही महीनों में आती है, वो है या तो कार्तिक में या मार्गशीर्ष में और या पौष में। अगले वक्तव्य में मैं आपके लिए ये सूचना लेकर आऊंगा पंचांग देख करके कि ऐसी जो ये 6 मास इससे पहले कब लगा था और अब आने वाले समय में कब संभावना होगी, ये सूचना के साथ मैं आपको अगले शिक्षण कक्षा में मिलूंगा और आगे विषय चलेगा। मैं समझता हूँ समय पूरा हो गया है, इसलिए आज का विषय यहीं पर पूरा होता है। ओम शांति।